हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस लाइफ इज़ नॉट माई का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और मैंने कल बोला था ना कि आज का एपिसोड लास्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि आज का एपिसोड लास्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग वांगजी और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी तो रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोगों का जो ज़िंदगी है वो भी आगे बढ़ रहा था। जैसे लैन शेचैन जो एक जगह ठहर गए थे, लेकिन वंचिंग के आने के बाद वो धीरे धीरे वंचिंग के साथ घुलने मिलने लग गए थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत करीबी था, लेकिन होता है ना, एक इंसान से बात करना, थोड़ा समय निकालकर उस इंसान का बात सुनना, ये काफ़ी अच्छा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मायने ही खो दिया है। तो हाँ, अभी लैन शेचैन वंचिंग के साथ बातें करने लग गए थे, उनके बीच एक दोस्ती हो गया था। तो इससे आगे देखते हैं हम विंग, जो अपनी ज़िंदगी को जी तो रहा था, इस नए ज़िंदगी में वो खुश था। यहाँ पर सब कुछ था उसके पास, एक परिवार था, प्यार करने वाले इंसान थे, 2 बच्चे थे जो हद से ज़्यादा प्यारे हैं और विंग उनसे बहुत प्यार करता है। जब भी वो अपने इस ज़िंदगी की तरफ देखता है ना, तो उसे 100 साल जीने का मन करता है। लेकिन कहीं ना बीच बीच में उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी, अपनी पुरानी दुनिया के बारे में याद आता है। वहाँ पर भी कुछ है, वहाँ पर भी उसका एक गुज़रा हुआ कल है, चीज़ें हैं वहाँ पर जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कभी कभी विंग के दिल में सवाल आता है, जियांग चंग वो कैसा है? क्या वो अभी भी विंग से नफ़रत करता है? और अगर करता है तो विंग को बुरा नहीं लगेगा। विंग से नफ़रत करने का जियांग चंग को हक है। विंग की वजह से जियांग क्लैन में हमला हुआ, विंग की वजह से जियांग चंग अनाथ हुआ, विंग की वजह से इकलौता जियांग चंग का परिवार शिजिए वो नहीं रहे। हालांकि शिजिए तो विंग के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी थे, बहुत प्यार करते थे विंग से, और विंग की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान थे वो, और उन्होंने अपना ज़िंदगी विंग को बचाते हुए दे दिया। तो जियांग चंग का नफ़रत जायज़ है, एकदम जायज़। लेकिन फिर भी नफ़रत में ही सही, क्या जियांग चंग विंग को याद करता है? जिंगलिन वो कैसा है? बड़ा हो गया है ना। विंग को इस दुनिया में आए हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, मतलब और बस 2 महीने बाकी है 2 साल पूरे होने में। तो जिंगलिन वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन उसका ज़िंदगी वो कैसा है? जिंगलिन एक राजकुमार तो है, उसे पैसे का कमी नहीं होगा, लेकिन माँ बाप का प्यार वो तो कभी नहीं मिलेगा। विंग अपने दिल को अपने एक हाथ से दबा लेता है। उसने एक बच्चे को अनाथ कर दिया। उसने अपने शिजिए के प्यार के निशानी को पूरे तरीके से अकेला कर दिया है दुनिया में। ये सब कुछ जब विंग सोचता है तब उसे बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। और इनके बीच कभी कभी विंग को उस दुनिया के लान वांगजी उसके बारे में भी याद आता है। ऐसा नहीं है कि विंग अभी भी वो प्यार महसूस करता है, नहीं, क्योंकि विंग का प्यार अब सिर्फ़ और सिर्फ लंजा के लिए है। फिर भी एक सवाल उसके दिल में कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं हमेशा, कभी कभी आ जाता है कि उस दुनिया का जो लंजा है, क्या एक दोस्त होने के नाते उसने विंग को याद रखा है? लेकिन इन सारे सवालों का जवाब विंग के पास नहीं है, और विंग ढूंढ भी नहीं सकता। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हम नहीं ठीक कर सकते, कुछ चीज़ों का जवाब हमें नहीं मिलता, कुछ खामियां रह जाता है, कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ विंग आगे बढ़ रहा था, अपने बच्चों के साथ और अपने लंजा के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था। अब हमें सुबह सुबह का वक्त दिखाया जाता है। विंग जो बिस्तर में आधा लेट कर बैठा हुआ था, नहीं उसका तबीयत ख़राब नहीं है,
उसने थोड़ी देर पहले खाना खाया है, लेकिन वो उठने की हालत में नहीं है। अब क्यों नहीं है वो अपने बच्चों को नहीं बता सकता। बीच बीच में वो गुस्से में लंजा की तरफ देख रहा था, लेकिन लंजा का रिएक्शन, उसका चेहरा ऐसा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है। ये इंसान कल रात को विंग को इतना परेशान कर चुका है कि अब विंग ठीक से उठकर बैठ भी नहीं पा रहा है। विंग ने दवा खाया है, लेकिन दवा का असर होने में भी तो थोड़ा वक्त लगता है। बच्चों को तैयार करने के बाद, खिलाने के बाद, अब विंग बिस्तर पे आधा लेटकर बैठा हुआ है। विंग के पास शिजुई बैठा हुआ है और वो विंग से किसी चीज़ को लेकर बातें कर रहा है। युआन जो अपने किताबों को इकट्ठा कर रहा है। वांग जी तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद वांग जी ने कहा, युआन, शिजुई, चलो अपने किताबों को लो, हमें जाना है। युआन और शिजुई दोनों ही उठकर खड़े हो गए थे। युआन और शिजुई ने मुस्कुराते हुए एक साथ विंग को अलविदा कहा और वो दोनों घर से निकल गए। उनके जाने के बाद वांग जी झुका और सीधा विंग के होठों को चूम लिया, जिससे विंग ने वांग जी के सीने पर 2-3 मुक्का ही मार दिया और बोला, लंजा, युआन और शिजुई आ जाएंगे, वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी जो विंग से अलग तो हो गया था, लेकिन अभी भी शायद उसका जाने का मन नहीं था। वांग जी ने अपने एक हाथ की उंगली से विंग के होठों को दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना और आराम करना। अगर मन ना करे तो दवा बनाने का ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ज़्यादा भार मत लेना, ठीक है, आराम करो, मैं बच्चों को लेकर आ जाऊँगा समय पर। विंग मुस्कुराता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर उठता है, सीधा होकर खड़ा होता है, एक बार विंग को अच्छे से देख लेता है और फिर वो चला जाता है बाहर। तब तक शिजुई ने 2-3 बार वांग जी को बुला भी लिया था, तो वांग जी बाहर गया और बच्चों को लेकर सीधा निकल गया था। उसका सेक्ट ड्यूटी है, क्लैन लीडर है वो, और बच्चों के पढ़ाई का सिर्फ विंग बचा है। लेकिन विंग भी खाली नहीं बैठता है, पूरा दिन अलग अलग दवाई बनाता है, कल्टीवेशन करता है, और अभी वो तलवार चलाना शुरू कर रहा है। इस शरीर के साथ, मतलब आशन के शरीर के साथ तलवार चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, आशन का गोल्डन कोर वो है ना, तो विंग आसानी से अगर थोड़ा अभ्यास करे तो वो दोबारा अपनी तलवार को चला सकता है। ये सोचते हुए विंग ने तलवार चलाना भी शुरू कर दिया था। पिछले ज़िंदगी में ही विंग ने अपना गोल्डन कोड जियांग चंग को दिया था। नहीं, विंग को कभी भी इसका पछतावा नहीं हुआ। विंग को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि विंग ने ऐसा क्यों किया, बल्कि विंग खुश है कि उसने जियांग चंग को अपना गोल्डन कोड दिया था, वरना जियांग चंग जी नहीं पाता। बिना गोल्डन कोड के वो शायद ज़िंदा नहीं रह पाता, वो टूट जाता और अपना शरीर छोड़ देता, जो विंग को एकदम मंजूर नहीं था। बिना गोल्डन कोड के भी विंग ने डार्क कल्टीवेशन के ज़रिए अपने आप को ज़िंदा रखा था, अपने आप को इतना काबिल बनाया था कि कोई उसके ऊपर उंगली भी ना डाले। तो विंग को कभी भी अफसोस नहीं हुआ था। विंग ये सब कुछ सोचते हुए अपने आँखों को बंद करके कुछ देर लेटा रहता है, लेकिन कितनी देर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। विंग उठकर बैठ गया था। कमर का दर्द काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है, तो विंग बिस्तर से उठा और उसने सोचा कि वो कुछ दवा बनाने का काम करेगा। ऐसे बैठे रहना सही नहीं होगा। आज वो तलवारबाजी का जो अभ्यास है वो नहीं करेगा, सिर्फ दवा बनाएगा, और अगर उसके बाद उसका मन किया तो वो कल्टीवेट भी करेगा थोड़ा। ये सोचते हुए विंग अपनी दवाई बनाने का जो कमरा है वहाँ पर गया था। ये कमरा नया बनाया गया है, नया मतलब हाँ 4-5 महीने हो गया है। बहुत बड़ा कमरा है ये, और जिम्सी से थोड़ा अलग ही बनाया गया है। तो विंग उस कमरे में गया और जाने के बाद वो तैयारी करने लगा। उसे क्या क्या बनाना है पहले उसने सोचा और लिखा कागज़ पर। फिर वो दवा बनाने के लिए कौन सा जड़ी बूटी ज़रूरी है, विंग वो सब कुछ ढूंढने लगा।
ये सब कुछ करते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया था। फिर जाके विंग बैठ गया था। अब वो दवा बनाना शुरू करेगा। एक एक जड़ी बूटी को लेकर उन्हें पीसना, उनसे रस निकालना, ये सब कुछ विंग धीरे धीरे करने लगा। लेकिन कुछ अजीब है, विंग का शरीर थोड़ा भारी महसूस हो रहा है उसे। क्या हो रहा है? क्या उसे बुखार आ रहा है या फिर कुछ और? विंग को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दवा बनाने में लगा रहा। धीरे धीरे जितना वक्त गुजर रहा था उतना विंग को अजीब महसूस हो रहा था। उसे बहुत घुटन महसूस हो रहा है, जबकि इस दवा बनाने का जो घर है, जो दवा खाना बना दिया गया है विंग के लिए, इसके चारों तरफ ना खिड़कियां हैं जो खुला हुआ है। दवा बनाने के लिए अक्सर अलग अलग जड़ी बूटियों को पीसा जाता है, अलग अलग जड़ी बूटियों के रस को जलाया जाता है। इसलिए बहुत सारा खिड़की होना ज़रूरी होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि दवा बनाते वक्त जो दवा का गैस होता है वो फैल जाता है। अब दवा अमृत है, लेकिन उसे जितना ज़रूरत है उतना अगर आप लोगे तभी वो अमृत है। उससे ज़्यादा लोगे तो वो जहर बन जाएगा, उससे कम लोगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए दवा बनाते वक्त जो उसका एक खुशबू है या फिर उसका जो गंध है वो फैल जाता है कमरे के अंदर। अगर उसे ज़्यादा सूंघा जाए तो वो जो दवा बना रहा है उसके लिए भी सही नहीं है। इसलिए इस नए कमरे में बहुत सारे खिड़कियां हैं जहाँ से तुरंत हवा से सारा जो गंध है दवा बनाने का सब चला जाता है। तो क्या हो रहा है? विंग ने दवा बनाना छोड़ दिया और वो धीरे धीरे लेट गया, ज़मीन पर ही लेट गया। वो विंग महसूस कर रहा था कि उसका आंखें धीरे धीरे बंद हो रहा है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, ना चाहते हुए भी उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि उसके शरीर पर उसका कोई काबू नहीं हो रहा है। विंग जब दोबारा अपनी आंखों को खोलता है तब वो हैरान हो जाता है, वो कहाँ पर है। आसपास देखता है तो थोड़ा जंगल जैसा कुछ महसूस होता है विंग को। ज़्यादा वक्त नहीं लगता ये पता लगाने का कि यहाँ पर विंग का शरीर नहीं है, ये विंग का आत्मा है। वो कैसे निकला आशियन के शरीर से? वो खुद से तो नहीं निकला था और कोई डार्क कल्टीवेशन भी उसने नहीं किया था। क्या ये कोई सपना है? जैसे शुरुआती दिनों में जब वो आशियन के शरीर में आया था, आशियन विंग को सपना दिखाता था, कुछ वैसा ही? क्या ये फिर से आशियन का कोई सपना है? क्या आशियन आएगा फिर से? ये सारे सवाल एक के बाद एक विंग के दिमाग में आ रहा था। विंग आसपास देखता है, आशियन को ढूंढने का कोशिश करता है, बुलाता है आशियन को, लेकिन नहीं, आशियन नहीं आता है। फिर ये जगह ना उसे अब धीरे धीरे जाना पहचाना लग रहा है। बहुत दिनों बाद वो इस जगह पर है। विंग ने कहा, ये जियांग क्लैन है, जियांग क्लैन का जंगल है। ये सोचते हुए विंग आगे बढ़ा। ये रास्ते विंग पहचानता है। हाँ, वो पहचानता है, जियांग क्लैन वो पहचानता है, चाहे इस दुनिया का हो या फिर विंग का अपना जो दुनिया है उस दुनिया का। तो विंग आसानी से जंगल का रास्ता पकड़ के आगे चला गया। विंग को लग रहा था कि आशियन कभी भी आ सकता है। क्या आशियन के साथ कुछ और हुआ है? क्या आशियन को मुक्ति नहीं मिला है? इतने सारे सवाल विंग के दिमाग में आ रहा था और विंग आगे बढ़ रहा था। विंग का आत्मा आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में जियांग क्लैन दिखा। जियांग क्लैन जहाँ पर आसपास लोग हलचल कर रहे थे, हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, ज़ोर से बातें कर रहे थे, ज़ोर से चिल्ला रहे थे एक दूसरे के साथ। ये सब लैन क्लैन में नहीं होता है। विंग का आत्मा आसपास देखते हुए आगे बढ़ा और पता नहीं कब वो जाके रुक गया। जियांग क्लैन के महल के सामने, लोटस पियर महल के सामने। महल के अंदर जाने से विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था।
क्योंकि आशियन के शरीर में आने के बाद आशियन के साथ जियांग क्लैन में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद ना उसे जियांग क्लैन के महल में घुसने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि शायद ये फिर से आशियन के किसी दुख को, आशियन के किसी दर्द को ही दिखाएगा, उसे देखना पड़ेगा। ये सोचकर विंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग को लग रहा था कि उसे जाना चाहिए अंदर। इसलिए ना चाहते हुए भी विंग अपने पैरों को आगे बढ़ाता है और उसका आत्मा जियांग क्लैन के महल के अंदर, लोटस पियर महल के अंदर चला जाता है। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद विंग ढूंढ रहा था आशियन को, क्योंकि ये आशियन का याद है। आशियन को ढूंढ रहा था, या फिर महारानी यू, जियांग फैमिया, कोई तो मिले। कोई भी नहीं मिल रहा था। हाँ, बहुत सारे डिसिपल्स थे जो अपने काम कर रहे थे। अचानक विंग को याद आया, क्या सब सभा में हो सकते हैं? ये सोचकर विंग का आत्मा जियांग क्लैन के लोटस पियर महल के सभा में चला गया था। सभा में जाके विंग ने जो नज़ारा देखा, विंग का आंखें एकदम फैल गया, क्योंकि सभा के मेन सिंहासन में, महाराज के सिंहासन पे, क्लैन लीडर के सिंहासन में जियांग चंग बैठा हुआ था। और जियांग चंग ना चाहते हुए भी एक बार देखकर ही विंग पहचान गया कि ये जियांग चंग आशियन के दुनिया के जियांग चंग नहीं है, ये उसके विंग के अपने दुनिया का जियांग चंग है, विंग का भाई। बस एक बार देखकर ही विंग पहचान गया था जियांग चंग को। जियांग चंग जो सभा का काम कर रहा था, वो क्लैन लीडर था, अपने काम में व्यस्त था। विंग का आत्मा जियांग चंग को छू नहीं पा रहा था। विंग जियांग चंग के आसपास घूम रहा था, जियांग चंग को देख रहा था, जियांग चंग की बातों को सुन रहा था, और विंग की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। जियांग चंग, उसका भाई, जिसके साथ विंग ने वादा किया था कि वो जियांग चंग का मदद करेगा, जियांग क्लैन को चलाने में वो जियांग चंग के साथ रहेगा हमेशा। लेकिन वो कहाँ है? वो तो नहीं है यहाँ पर। जियांग चंग अकेला है, इस पूरे क्लैन में जियांग चंग अकेला है। ये बात विंग के दिल में दर्द कर रहा था। विंग ने अपने आंसुओं को रोकते हुए सोचा, क्या मैं अपनी दुनिया में आ गया हूँ? क्या क्या इसका मतलब मैं फिर से इस दुनिया में फंस जाऊँगा? क्या मैं अपने लंजा से, युआन और शिजुए से नहीं मिल पाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग का आत्मा छटपटाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे अपने लंजा के पास, युआन और शिजुए के पास कैसे जाना है। विंग हार मान गया और हार मानते हुए जियांग चंग के पीछे पीछे चलने लगा। जियांग चंग जो आधे दिन तक अपने क्लैन के सारे काम करता है, और विंग बस जियांग चंग के पीछे पीछे चल रहा था। जियांग चंग जहाँ जा रहा था, विंग जियांग चंग के साथ चल रहा था। अपने क्लैन के सारे काम ख़त्म करने के बाद जियांग चंग सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। विंग को लगा कि जियांग चंग उसके कमरे में जाएगा, मतलब जियांग चंग के कमरे में आराम करने के लिए, लेकिन नहीं, जियांग चंग अपने कमरे को छोड़कर उसके बगल वाले कमरे में गया। विंग ने अपने मुट्ठियों को कस लिया, ये कमरा उसका है। विंग जियांग चंग के पीछे हिचकिचाते हुए अपने कमरे में, अपने पुराने कमरे में चला गया, जो कमरा जियांग क्लैन में आने के बाद उसे दिया गया था। ये कमरा जियांग चंग की तरह ही बड़ा है। उसके अंकल जियांग फैमिया ने कभी जियांग चंग और उसके अंदर फ़र्क नहीं किया था। हालांकि महारानी यू विंग को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो विंग से बेवजह बात नहीं करते थे या फिर विंग को परेशान नहीं करते थे। जब तक विंग कोई बड़ा कारनामा नहीं कर देता, तब तक वो विंग को डांटते भी नहीं थे। तो हाँ, ये बड़ा कमरा विंग का है। आशियन, उसके दुनिया में उसे बहुत छोटा सा एक कमरा दिया गया था, जो नौकरों के लिए होता था। उसे और उसकी माँ को वहाँ पर रहना पड़ता था, और उसके माँ के जाने के बाद तो उसकी ज़िंदगी में, खैर, विंग अभी अपनी दुनिया में है और वो ये देख रहा है इस कमरे को। बहुत साल हो गए हैं। जियांग क्लैन छोड़ने के बाद दोबारा कभी विंग इस कमरे में नहीं आया था। विंग जो आसपास अपने कमरे को देख रहा था, तो उसने देखा ही नहीं कि जियांग चंग कमरे के दक्षिण की तरफ
एक खिड़की था जो विंग का बहुत पसंदीदा जगह था। विंग वहाँ पर बैठा रहता था अपने खाली वक्त में, वहाँ पर बैठकर वो पढ़ता था। इस खिड़की से बड़ा सा तालाब दिखता था जहाँ पर सैकड़ों कमल खिले रहते थे। ये नज़ारा विंग को बहुत पसंद था। ये सोचते हुए विंग जियांगचंग के पास आके खड़ा हुआ। विंग को लगा था कि जियांगचंग शायद वो नज़ारा देख रहा है, बाहर तालाब में जो कमल खिले हुए हैं उन्हें देख रहा है, लेकिन नहीं। विंग हैरान हो गया। उस खिड़की के सामने एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर विंग का बांसुरी और विंग का तलवार, विंग का बांसुरी चनचिंग और विंग का तलवार सुईबियान, ये दोनों रखा हुआ था। इन दोनों को सजाया हुआ था। विंग अपने बांसुरी चनचिंग और अपने तलवार सुईबियान पर अपना हाथ फिराता है, लेकिन वो एक आत्मा है, वो उन्हें छू नहीं पाता। उनके आर पार उसका हाथ चला जाता है। विंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और जियांगचंग को देखा। जियांगचंग जो विंग के बांसुरी को और विंग के तलवार को ही देखे जा रहा था। विंग जियांगचंग की आंखों में एक दुख, एक अजीब सा पछतावा, सब कुछ देख पा रहा था। अब बहुत देर बाद जियांगचंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और विंग के तलवार को छुआ। फिर जियांगचंग ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, जैसे उसे डर है कि इसे छूने से ये खराब हो जाएगा, विंग का बांसुरी और तलवार खराब हो जाएगा। जियांगचंग ने अपना हाथ हटा लिया और अब उसने बोला, तुम ठीक हो? बहुत साल बीत गए, क्या तुम अभी भी कहीं भटक रहे हो? मैंने तुम्हारे आत्मा शांति के लिए जितना हो सके सब कुछ किया है, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पाता हूँ, क्लैन में बहुत सारे काम होते हैं। तुमने अपना वादा नहीं निभाया था वी। तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरा सेनापति बनोगे और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। हम दोनों भाई मिलकर इस क्लैन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं अकेला हूँ और बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत कम मिल पाता हूँ। अजीब है ना, तुम मेरे कमरे के बगल में रहते हो, मैंने तुम्हें अपने पास रखा है, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाता हूँ। ये कहते हुए जियांगचंग थोड़ा मुस्कुराया। विंग जियांगचंग को अपने आंखों में आंसू भरे हुए देख रहा था। ये उसका भाई है, ये उसका भाई है, विंग बार बार ये दोहरा रहा था। तभी एक आवाज़ ने विंग को और जियांगचंग को अपने अपने होश में वापस लाया था। जियांगचंग तुरंत अपने आंखों में जो आंसू आए थे ना, उसको पोंछ लेता है अच्छे तरीके से और उसका चेहरा एक बार फिर से वही गुस्सैल और चिड़चिड़ा वो हो गया था। विंग जो अपने आंसू को नहीं पोंछता है, वो बस जियांगचंग को देखता है और अपने कमरे का जो दरवाज़ा है उस तरफ देखता है। वहाँ से एक 14-15 साल का लड़का आता है। उसके कपड़े देखकर विंग को समझ आ गया कि ये जिन क्लैन से है, और जिस तरीके से वो बच्चा जियांगचंग को अंकल अंकल कह रहा था और उसका चेहरा, ये जंगलिन है। आशियान की दुनिया में जो जंगलिन है उससे इस दुनिया के जंगलिन का चेहरा एकदम मिलता है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ पर माँ बाप एक जैसे दिखते हैं, वहाँ पर बच्चे कैसे एक ना दिखे। विंग तुरंत पहचान गया जंगलिन को। जंगलिन सीधा जियांगचंग के सामने आया और कहा, अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जाना है, मुझे नाइट हंट पे जाना है और लैंड क्लैन वाले भी आने वाले हैं, शिजुई आने वाला है और साथ में जिंगी भी आने वाला है, और मैंने सुना है मो क्लैन से भी आने वाले हैं, तो मुझे उनके साथ नाइट हंट पे जाने दीजिए। जंगलिन जैसे ही ऐसा कहता है ना, तभी एक बहुत बड़ा सा मुक्का जंगलिन के सर पर पड़ा था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत चोट लगे, लेकिन जंगलिन तुरंत अपने सर को पकड़कर घुटने पर बैठ गया था और कहा, अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा सर ये शायद फट गया है। उसका नाटक देखकर ना चाहते हुए भी विंग मुस्कुरा पड़ा, लेकिन विंग की आंखों में दर्द था। विंग
अपने आप को यहाँ खड़ा नहीं रख पा रहा था। वो गुनहगार है, वो जंगलिन का गुनहगार है, उसने जंगलिन को अनाथ किया है। ये सब कुछ विंग सोच रहा था। वो तुरंत पीछे हटा और बस वहाँ से वो भागकर निकलने ही वाला था, तभी जंगलिन के शब्दों ने विंग को रोक दिया। जंगलिन जो विंग के तलवार और विंग का जो बांसुरी है, उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, देखा अंकल विंग, देखा, ये आपका भाई पागल है। मुझे समझ नहीं आता अंकल वी कि आप और माँ कैसे ऐसे गुस्सैल अंकल को संभालते थे। कितना दर्द है, कितना दर्द है। विंग रुक गया और उसने हैरानी से जंगलिन की तरफ देखा। जंगलिन जो अभी भी शिकायत किए जा रहा था विंग के तलवार और विंग के बांसुरी से, चैंचिंग और सुईबियान से। विंग जियांगचंग को देखता है। जियांगचंग जो अपने आँखों को बार बार घुमा रहा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, उसे महसूस हो रहा था चिड़चिड़ापन। वो बहुत परेशान है इस लड़के से। फिर जियांगचंग ने जंगलिन के कानों को पकड़ा और बोला, मेरे भाई से मेरा शिकायत करना बंद करो, ठीक है? मैं अपने भाई और अपनी शिजी के साथ हमेशा खुश रहता था, और सबसे ज़रूरी बात, शिजी और मैं मिलकर तुम्हारे अंकल वी को संभालते थे, समझ में आया? ना कि तुम्हारे अंकल वी मुझे संभालते थे। वो मुझसे भी ज़्यादा शैतान था। उसे हर वो काम करना था जो लोग मना करते थे, और उसके बदले में डांट मुझे भी पड़ता था और शिजियो को भी पड़ता था। उसे तो पड़ता ही था। यह सुनकर जिंगलिन की आंखों में चमक आ गया था, मतलब इतना चमक कि उसने कहा, देखा मैं कहता हूँ ना, इसलिए तो मैं बिल्कुल अंकल वींग की तरह बना हूँ। मैं उनके जैसा हूँ, इसलिए मुझे हर वो काम करना पड़ता है जो आप मना करते हो। ये कहते हुए जिंगलिन ज़ोर से हंस पड़ा था, और अब तक वो जियांगचंग के चंगुल से छूट भी पड़ा था। फिर एक पल नहीं रुका था, वो दौड़ कर निकलते हुए कहा, ठीक है अंकल, मैं नाइट हंट पर जा रहा हूँ। जिंगलिन के जाने के बाद जियांगचंग बस अपने सर को ना में हिला देता है और कहता है, ये लड़का विंग, ये लड़का तुम्हारे जैसा हुआ है। मुझे पक्का पता है, तुमने इसका नाम रखा है ना, इसलिए ये तुम्हारे जैसा हुआ है। मुझे पहले ही शिजी को बताना चाहिए था कि उसका नाम तुम्हें रखने ना दिया जाए। विंग हैरान हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो उसे सारे लोग नफ़रत करना चाहिए थे, सभी उसके नाम सुनकर भी चिढ़ जाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जियांगचंग उससे नफ़रत क्यों नहीं करता? जंगलिन उससे नफ़रत क्यों नहीं करता? क्या हो रहा है? विंग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि बहुत साल गुजर गए हैं जहाँ पर आशियन की दुनिया में सिर्फ 1.5 से 2 साल के बीच, मतलब बस 2 महीने में 2 साल हो जाएगा, तो 2 साल, हाँ 2 साल ही गुजरे थे। वहीं पर यहाँ पर 14-15 साल गुजर गए। कैसे? विंग का दिमाग चकरा रहा था। विंग एक बार फिर जियांगचंग के पीछे पीछे घूमने लगा, और उसी दौरान विंग को पता चला, मतलब कुछ जियांग डिसिपल, मतलब जो बड़े ओहदे में हैं, वो बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर विंग को समझ आया कि 15 साल गुजर गए हैं विंग को गुजरे हुए, और जंगलिन का भी ये 15वां साल चल रहा है, मतलब उसका जन्मदिन कुछ दिनों बाद है। वो जो जियांग डिसिपल है ना, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो विंग वहाँ पर जाके खड़ा हो गया, सुनने लगा। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, कैसे 15 साल पहले येलिंग पैट्रियार्क, उसके मारे जाने के बाद 3-4 सालों तक तो सब कुछ वैसे ही रहा था। सब ने उसे गुनहगार समझा, सब ने उसे जिन क्लैन के होने वाले राजा, होने वाले महाराज जिन जुशान के हत्या के लिए गुनहगार समझा। उसके काले जादू को, उसके डार्क कल्टीवेशन को श्राप समझा था। सबने सोचा था येलिंग पैट्रियार्क वी वुशान एक बार इस ताकत को पाकर एक नया वन रूहान बन रहा है, इसलिए ही तो सब उसके खिलाफ चले गए थे।
लेकिन उसके मरने के चौथे साल में लैन क्लैन में कुछ हुआ। क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन लैन क्लैन के दूसरे राजकुमार लान वांगजी वो आगे आ गए। उन्होंने तहकीकात शुरू किया, येलिंग पैट्रियार्क के बेगुनाही के सबूत ढूंढने शुरू किए। सबसे पहले सबको लगा था कि ये बस किसी काम का नहीं है, मतलब इससे कोई काम नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे इस काम में वो लोग शामिल हो गए जो येलिंग पैट्रियार्क के समर्थन में थे, जो येलिंग पैट्रियार्क को अच्छा इंसान मानते थे। और फिर जियांग क्लैन लीडर वो भी तो शामिल हुए थे। उसके बाद और 3 साल गुजरे। सबको लगा कि बस ये समय का बर्बादी है, लेकिन नहीं। उसके बाद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चला कि कैसे येलिंग पैट्रियार्क को बस सामने रखा जा रहा था और उनके पीछे किसी और ही ने ये सारा काम किया था, और वो कोई और मेंग्याओ था, राजकुमार मेंग्याओ, जिन क्लैन का वो राजकुमार जिसे राजकुमार का ओहदा नहीं दिया गया था, जिन क्लैन का वो राजकुमार जो एक दासी से पैदा हुआ था, एक नाजायज़ बेटा। वो डार्क कल्टीवेशन सीख कर ये सब कुछ कर रहा था। उसने ही अपने भाई को, जिन जुशान को मरवाया था। उसने ही येलिंग पैट्रियार्क के नाम पर लोगों का जान लिया था, लोगों के ऊपर जुल्म किया था और अपना काम किया था। यन लोहा के बाकी टुकड़ों को उसने ही इकट्ठा किया था। ये सारा चीज़ जब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चलता है, तब सबको समझ आता है कि येलिंग पैट्रियार्क कभी भी लोगों के दुश्मन नहीं थे। मतलब सब ने जिस तरीके से सोचा था उस तरीके का कुछ था ही नहीं। वो बस उन बेचारे कमज़ोर वेंस के साथ एक ज़िंदगी जीना चाहते थे, सुकून से भरा हुआ। वो भी किसी और के ज़मीन पर नहीं, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई जाता भी नहीं है, जो जगह किसी का था ही नहीं, दफन पर्वत। वहाँ पर उन्होंने अपने जीने का ज़रिया ढूंढ भी लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस मेंग्याओ की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। उस मेंग्याओ ने कितने मासूम लोगों का जान लिया, और राजकुमार विंग, येलिंग पैट्रियार्क जैसे इंसान को भी उनकी वजह से मरना पड़ा। ये बहुत दुख का बात है। ऐसा ही होता है, लोग जब किसी चीज़ से डरते हैं तब वो सोचना समझना छोड़ देते हैं और बस डरने लगते हैं। शायद इसीलिए सब येलिंग पैट्रियार्क से डरने लगे थे और येलिंग पैट्रियार्क को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन जब सबको पता चला कि येलिंग पैट्रियार्क एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं था, तब सब अफसोस जताते हैं। लेकिन अब क्या, वो इंसान अब ज़िंदा नहीं है। लेकिन क्या तुमने सुना है, राजकुमार लान वांगजी वो अपने आप को येलिंग पैट्रियार्क का दोस्त बताते हैं। वो अपने आप को येलिंग पैट्रियार्क का सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। तभी एक और डिसिपल वहाँ पर आ गया था। उसने कहा, हाँ, और वो है भी एक अच्छा दोस्त है। तभी तो जब सब ने येलिंग पैट्रियार्क के मरने के बाद उन्हें एक शैतान के रूप में देखना शुरू किया, तब वही आगे आए थे सबसे पहले और उन्होंने ही जांच शुरू किया था। तो येलिंग पैट्रियार्क को निर्दोष प्रमाण करने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा हाथ है तो वो राजकुमार लान वांगजी का ही है। विंग जो अब तक सारी बातों को सुन रहा था, इन डिसिपल्स के सारी बातों को सुन रहा था और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या सच में वो निर्दोष प्रमाण हो गया है? क्या सच में सबको पता चल गया है कि वो निर्दोष था? लेकिन अब क्या? वो जिनके लिए इतना लड़ा वो लोग तो जिंदा नहीं हैं। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा। विंग अपने मन में कहता है, शुक्रिया राजकुमार लान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है विंग का जो आत्मा है वो राजकुमार लान वांगजी से मिलेगा अपने दुनिया में? अगर मिलेगा तो विंग तब कैसा महसूस करेगा? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।